हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चाहे रिडक्शन वाला हो चाहे ऑक्सीडेशन वाला हो, आईयूपैक ने इसको 0 माना है। और 0 मान करके जितने भी मेटल और नॉन मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुक में लिखे हुए हैं मान वैल्यू, वो इसी के रेस्पेक्ट में निकाले गए हैं। कैसे निकाले गए हैं उसकी बात करेंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे कि भाई क्या है ये और किस तरीके से इसको हम अप्लाई करके किसी अदर मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं और क्या इसका यूज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग रेडी हो जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बच्चों याद रखो, हम सी भी बोलते हैं। सी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम इसको NHE भी बोलते हैं। NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट को समझाएंगे। तो देखिए, एक ये वेसल होता है और इस वेसल में जो है 1 mHCl सोल्यूशन को भर दिया जाता है, जिसकी मोलरिटी 1 m होती है। मोलरिटी है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक ग्लास ट्यूब को डाला जाता है। इस तरीके से ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास जैकेट भी कह सकते हो। ये ग्लास ट्यूब हो गई, और इसी ग्लास ट्यूब में एक प्लेटिनम का वायर पड़ा होता है, तार, यानी प्लेटिनम का वायर, या हम इसी को इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। अच्छा, इस प्लेटिनम वायर के नीचे जो है एक प्लेटिनम की फॉयल होती है। फॉयल का मतलब पत्ती, चकती टाइप प्लेट समझ लीजिए। वो प्लेट यहां पे ऐसे लगी होती है। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो है इस तरीके से ट्यूब ये होती है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, यानी प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर पे हम यहां से भेजते हैं। ठीक। अच्छा, जब हाइड्रोजन गैस भेजेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऐसे आएगी। ऐसे आने के बाद कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम फॉयल पे एडजॉर्ब हो जाएगी, और कुछ जो है बबल के रूप में, बुलबुले के रूप में, ऐसे बबल के रूप में ऐसे बाहर निकलेगी। अच्छा, HCl इसमें है तो H तो इसमें है ही। ठीक है, H इसमें HCl की वजह से है। अब जो हाइड्रोजन इस प्लेट पे एडजॉर्ब हो गई है, उस हाइड्रोजन और जो इस सॉल्यूशन में H है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाती है। ये हाइड्रोजन जो गैस पे एडजॉर्ब हुई है, और इसके बाद यहाँ पे 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया। इस हाइड्रोजन और इस H के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाती है, और ये एक इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। लेकिन आईयूपैसी ने इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को 0 माना है, 0 एज्यूम किया है, और इसी 0 वैल्यू को एज्यूम करके इसी के रेस्पेक्ट में अदर मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला गया है।
क्योंकि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं निकल सकता है। उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, और जिसे जरूरत पड़ेगी उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके पॉइंट देखिए, हम आपको 1 बाय 1 करके समझा रहा हूं। जैसे नंबर 1, पहला पॉइंट तो यही है, इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये आपको दिख रहा है, इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखिए गैस और आयन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो रही है, इसलिए हम इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हम इसके हेल्प से या इसके रेस्पेक्ट से हम अदर मेटल का या नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाई आईपीसी। इसे आईपीसी ने सेट किया था कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तीसरा पॉइंट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना गया। इट्स बोलेंगे इट्स ई नॉट रेड, इसको क्या पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, ये नॉट लिखा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल as well as standard oxidation electrode potential is assumed to be 0। इसकी वैल्यू को 0 माना गया है, यानी इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की वैल्यू को 0 आईपीसी ने एज्यूम कर लिया है। अगला पॉइंट, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का, ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। मतलब ये कैथोड भी बन सकता है और ये एनोड भी बन सकता है। तो इट कैन एक्ट एज both anode half cell as well as cathode half cell। यह एनोड और कैथोड दोनों सेल का काम कर सकता है, दोनों का कर सकता है। जहां जरूरत होगी, जहां जिसे मानना होगा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल मान लीजिए, एनोड हाफ सेल। अब आप बताइए एनोड हाफ सेल, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, ये देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन एनोड अगर हम मानेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, तो इस हाफ सेल में ये रिएक्शन होगी और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर। इसको यहां भी स्लैश कर दिया जाता है, ना करें तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, और इसके बाद ये जाएगा H+ और यहां पे एक्वस, और यहां पे 1m कहां से लिख दिया? क्योंकि यहां पे 1m HCl है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। ये यानी आपका एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। और इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 0। इसकी वैल्यू
जीरो होगी। अगर ये मान लीजिए यही इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करने लगे तो C एज कैथोड हाफ सेल, अगर कैथोड हाफ सेल का काम करेगा तो ऐसी कंडीशन पे रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन में ये रिएक्शन होगी। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने जोड़ दिया तो ये आपका H2 बन गया, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होगा। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन लिखें तो लिखेंगे H और इस तरीके से एक्वस हो गया, 1m हो जाएगा कंसंट्रेशन, और इसके बाद हाफ H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, और इसके बाद प्लेटिनम लिख दिया। यह चाहे नहीं, यहाँ देखिए चाहे नहीं तो इसमें भी तुम हाफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन के लिए हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें कि भाई इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो ये कैथोड एज वेल एज एनोड दोनों का काम कर सकता है, और दोनों केस में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो तो जीरो होगा। बात क्लियर हो गई। अब एक बात और हम आपको समझा दें इसमें कि स्टैंडर्ड कंडीशन होगी कब, हम इसे कब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानेंगे, कब स्टैंडर्ड मानेंगे, तो इसके लिए 3 कंडीशन हैं। अगर वो 3 कंडीशन इसमें अप्लाई कर दोगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अच्छा, वो 3 कौन सी हैं कंडीशन, देख लीजिए, बड़ी सिंपल है, आप लोग जानते हैं। पहली कंडीशन ये है कि कंसंट्रेशन इसका 1m होना चाहिए, 1m HCl, यानी कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए। HCl या HIN लिख सकते हो, यहाँ पे HCl ना लिख करके आप HIN लिख दीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं HCl हो, कोई दूसरा भी आप AC ले सकते हैं, लेकिन HIN कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए। ये 6.7 पॉइंट में टेम्परेचर जो इसका होगा वो टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए, बात वही है। और एक लास्ट पॉइंट होगा जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये 3 कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर देते हो इस केस में, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब ये क्लियर हो गया। जैसे अब कुछ क्वेश्चन बता करके इसका हम यूज आपको समझाएं कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों ये है, क्यों इसे कहा जाता है। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन हम देखिए, आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे हमने बोला फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मैंने सेल दे दिया HCl 0.01 m, और इसके बाद यहाँ पर H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर डॉट प्लेटिनम। ये इस तरीके से हमने एक सेल दे दिया। हमने कहा इसका आप जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर, हाफ सेल है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हाफ, इसका हमने कहा निकालिए। अगर यहाँ पे 1m होता 1m तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता, चाहे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो चाहे रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन बदल दिया, 1m नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो पहले हम हाफ सेल लिख लेते हैं इसके, देखिए हाफ सेल पहले लिख लेता हूं, हाफ सेल रिएक्शन। तो यहां से देखिए HIN मिलेगा एक्वस,
और यहाँ कंसंट्रेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें 0.01 m। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बदल जाएगा हाफ H2। चाहे यहाँ 2 कर लो, 2 कर लोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। तुम यहाँ 2 कर लोगे तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये अब बताइए क्या हो रहा है इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक, कोई बात नहीं। आगे बात समझ लीजिए, अगले पॉइंट की बात इसी में कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका निकालना है। तो बताइए E ये रिडक्शन वाला चाहिए और हाफ H2, क्यों? क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। दिस चेंज इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन वाला चाहिए, बिल्कुल सही। 0.059 अपॉन n हो गया और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। कोई दिक्कत? ये लिख दिया। अब बताइए इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये तो तुम्हारी 0 हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए मैंने बोला चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो वो 0 होती है। 0.059 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यूज किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, आगे हम और बढ़ें। ये देखिए प्रोडक्ट कौन है? ये पार्शियल प्रेशर। गैस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? PH2 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 पावर लगेगा, और अपॉन यहां पर EH आयन का कंसंट्रेशन हो गया। ठीक, ये तो 0 हो गया, तो माइनस 0.059 अपॉन 1 हो गया। लॉग देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है, आप लोग जानते हो, लिखा हुआ 1 एटमॉस्फेयर, 1 की पावर 1/2, यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम करेंगे तो माइनस 0.059 और यहाँ पे लॉग देखिए ये तो 1 हो गया, यहाँ का मतलब 100 हो गया। पॉइंट हटाओगे 100 और 100 का मतलब लॉग 2। यहाँ पे लॉग 100 की वैल्यू जो है 2 होगी, तो 2 का मतलब आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू माइनस 0.059 इंटू 2, और यहाँ पे 18 हो गया, 10 और 11 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 0.0 माइनस, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास आ गया। इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होगा। अब मान लो तुमने यहाँ पर सपोज करो 2 कर लिया, देखिए बताई देता हूँ, आंसर यही आएगा। यहाँ पर भी 2 कर लिया, यहाँ पर आपका H2 आ जाएगा, तो ये चीज़ यही रखोगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 रखना पड़ेगा। क्यों 2 रखना पड़ेगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो। यहाँ पे H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 H आयन, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे स्क्वायर करोगे आप, करोगे ना, तो स्क्वायर करने के बाद 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा। 4 log 10 की वैल्यू 1 आएगी तो 4 आएगा। ये 2 से आप डिवाइड कर दोगे 4 को, तो 2 से 4 को तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई, यही क्वेश्चन, यही आंसर आपको आ जाएगा। कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर चाहे 2 ले ले चाहे 1 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम इसी में दे रहे हैं, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखें, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। यहाँ हमने दे दिया है H2SO4 और एक्वस दिया 0.05 m दे दिया, और इसके बाद H2 गैस दिया और 1 एटमॉस्फेयर, और प्लेटिनम तो दे ही दिया। हमने कहा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए आप लोग, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालिए। तो पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, यहाँ से बोलो क्या होगा? 2H प्लस एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेंगे, ये बन जाएगा H2 गैस
ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, कोई बात नहीं। लेकिन अब एचाइन का कंसंट्रेशन ये नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आप 0.05 नहीं ले सकते हो, क्योंकि H2SO4 ये डाइप्रोटिक एसिड है। आप इसके लिए ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे जब टूटेगा, इसका कंसंट्रेशन 0.5 है, तो 0.05 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 100% आयोनाइज्ड होगा, तो ये 0.1 आएगा। तो इस एचाइन का कंसंट्रेशन 0.1 लिया जाएगा, ये 1 होगा। ये नहीं होगा, बस H2SO4 है। हाँ, HCl होता तो मान लेते हैं, HNO3 होता तो ये हो जाता, लेकिन डाइप्रोटिक है, इसलिए ये कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर H प्लस और हाफ H2, दिस इक्वल टू स्टैंडर्ड H प्लस और हाफ H2 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू तो हम लोगों के पास 0 हो गई, माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज किया, 2 रख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पार्शियल प्रेशर लॉग, ये तो गैस है, गैस का हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, और H आयन का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 का, और यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब ऊपर 100 आ जाएगा, आएगा भाई 10⁻⁻1 स्क्वायर किया 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम लोगों के पास इधर आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे लॉग 10⁻2 आएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो माइनस आ जाएगा 0.059 इंटू 2 लॉग क्या हो जाएगा 10 अपॉन यहाँ पे 2। लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस 0.059, ये इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया हाइड्रोजन का, ये चीज। तो यहाँ पर ये एक जो है अच्छी बात थी कि H2SO4 दे दिया। अगर यहाँ एक वीक एसिड दे दें तो कहानी और थोड़ी बदल जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन हम और इसी में दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन ये है। अगर मान लीजिए हमने आपको दे दिया इसी में ये क्वेश्चन दे दिया, आप लोगों को एसिटिक एसिड दे दिया और 0.5 em कंसंट्रेशन दे दिया, यहाँ H2 गैस दे दिया, 1 एटमॉस्फेयर और PT। कोई जरूरी नहीं कि ये आप ये इसको इधर भी लिख सकते हो, तो इधर लिख लोगे तो यहाँ जैसे आपका हो रहा है रिडक्शन तो होने लगेगा ऑक्सीडेशन, कोई फर्क नहीं, तो ऑक्सीडेशन वाला निकल आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो चीज़ आप लोगों को पीछे बहुत समझा चुके हैं। अगर हम इससे रिएक्शन लिखें तो यहाँ से H आयन मिलेगा, एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन मिला, ये बन गया हाफ H2 और रिडक्शन। लेकिन अब H आयन का कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड की वजह से H आयन का कंसंट्रेशन ये नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे आप? यहाँ पे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यहाँ देखिए क्या है, वीक एसिड के लिए फॉर वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड 100% आयोनाइज नहीं होगा। जब 100% आयोनाइज नहीं होगा तो ये कंसंट्रेशन हम यूज नहीं कर सकते, ये H आयन को नहीं मान सकते कि H आयन का कंसंट्रेशन। तो अब इसके लिए एक वैल्यू होती है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, फ्रॉम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा होगा, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C होता है, C कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हमें एक चीज और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
कि k इक्वल टू जैसे मैंने दे दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट तो देना ही पड़ेगा, बिना डिसोसिएशन कांस्टेंट के हम लोग नहीं निकाल सकते। तो यहां से हम लोग अल्फा निकाल लें, क्या हो जाएगा k/c। k कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मान लिया है, c 0.5, आप 0.5 है, एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √4 इंटू 10⁻⁻⁴, इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, ये अल्फा आया। लेकिन एचाइन कंसंट्रेशन यहाँ होता है अल्फा सी, अल्फा आया 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10⁻⁻2, ये जो एचाइन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 एम हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाया, अल्फा निकाल लिया, फिर एचाइन इक्वल टू अल्फा सी होता है, ये आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा 11th में। वहाँ से वीक एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये निकल आया, वहाँ पीएच वैल्यू निकालते थे तो इस टाइप से क्वेश्चन कराया था। तो इस तरीके से ये आपका एचाइन कंसंट्रेशन यहाँ आ गया। वीक एसिड के लिए हमें यहाँ पर के की वैल्यू पता होना चाहिए, के की वैल्यू दे सकता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की डायरेक्ट दे सकता था। अगर अल्फा डायरेक्ट दे देता तो अल्फा सी लगा करके हमें एचाइन निकाल देते। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है इसलिए हम लोग इसको अप्लाई करके एचाइन कंसंट्रेशन को निकाल लिया। अब हमारे लिए कोई बात नहीं रह गई, अब हमारे पास EH और यहाँ पर हाफ EH2, दिस इक्वल टू स्टैंडर्ड की वैल्यू रखेंगे, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन -0.059 और अपॉन n हो गया, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू तो 0 होगी, स्टैंडर्ड है, 0.59 अपॉन 1 कर दिया, 2 लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉग आ जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास पार्शियल प्रेशर H2 की पावर हाफ अपॉन हो जाएगा H आयन का कंसंट्रेशन, -0.059 अपॉन 1, लॉग इसका 1 और इसका आ जाएगा 10⁻⁻2, स्क्वायर तो होगा नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में -0.2059 और लॉग 10 की पावर आ गया यहाँ पे 2, तो 2 log 10, 10 की वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0.059 इंटू 2 हो जाएगा, log 10 2 इधर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर हमारे पास 18, 10, 11, 0.2, ये आंसर हमारे पास आ गया। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड और एनोड कुछ भी मान सकते हैं, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। आपने कुछ क्वेश्चन भी किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या है। तो यूज के लिए हम लोग किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया और हमने कहा इसका पीएच निकालिए, तो आप पीएच लैब में जा कर के एक्सपेरिमेंट करके उस सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हो। ये बता सकते हो कि एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ये डिटरमाइन कर सकते हो। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग ये निकालते हैं। जैसे एक पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर एक फार्मूला डिराइव करके आपको समझाएंगे। जैसे एक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में रखा हुआ क्वेश्चन है, लिखा है कैलकुलेट the potential of hydrogen electrode in contact with a solution
whose pH is 10। देखिए pH से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है इन कॉन्टेक्ट विथ सोल्यूशन हुज pH इज 10। ऐसे सोल्यूशन में रखा है जिसका pH 10 है। जैसे यहाँ पर ये सोल्यूशन है, इसका pH 10 है और इसी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे डिप्ट कर दिया गया है। ऐसे तो होता है, ग्लास ट्यूब है, ये प्लेटिनम वायर है, यहाँ से हम लोग प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर पर पास करते हैं। ये तो ये कह रहा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। इसका pH दिया इस सोल्यूशन का कितना 10। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ pH होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। और pH है 10 तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻10। इसका मतलब इसका एच आयन कंसंट्रेशन हमें पता चल गया। ये एच आयन कंसंट्रेशन का पता चल गया। अब हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको चाहे तो एनोड बना लो चाहे आप कैथोड बना लो, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड एनोड कुछ भी बना सकते हो। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसका तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है नहीं। स्टैंडर्ड कब होता, जब यहाँ इसका एच आयन कंसंट्रेशन 1 m होता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता, प्रेशर 1 होता। चलिए हम इसको एनोड बना लेते हैं। बनाने कुछ भी बना सकते हो, एनोड बना लेता हूँ। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर और ये एच आयन कंसंट्रेशन एक्वस और 10⁻⁻10 m। ये देखिए एनोड हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए H2 चेंज इनटू एच आयन, H2 चेंज इनटू एच आयन। आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो। तो H2 चेंज इनटू एच आयन यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0, इसकी +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। क्लियर? अगर हम इसमें हाफ सेल रिएक्शन आपसे कहें कि भाई हाफ सेल रिएक्शन आप लिख दीजिए, हाफ सेल रिएक्शन लिखिए। तो हाफ सेल रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हाफ H2 गैस ये चेंज इनटू एच आयन एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने जोड़ दिया। ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका कंसंट्रेशन हमें पता है 10⁻⁻10 m है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फाइंड आउट करना है कौन, ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ H2 और यहाँ पर एच आयन, दिस इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूं, ये हाफ H2 एच आयन माइनस 0.05919 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन हो। 0.059 अपॉन 1 क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद लॉग प्रोडक्ट में तुम्हारा आता है एच आयन कंसंट्रेशन और यहाँ PH2 की पावर हाफ, ये इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए। यहाँ आ गया -0.0591 हो गया यहाँ पे, लॉग यहाँ इसकी वैल्यू 1, इसकी रखोगे 10⁻⁻10, देखिए एच आयन कंसंट्रेशन अपॉन 1 की पावर हाफ, तो 1 की पावर हाफ 1 आ गया, ये आ गया। इसको अब इधर लाएंगे, यहाँ पे आपका हो गया -0.059 और लॉग 10⁻⁻10, ये 10 इधर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और आप लोगों को इधर आ जाएगा
प्लस 0.059 और इंटू 10 और log बेस 10 हो गया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.059 इंटू 10 या 0.59 ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा आया? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आया, जो स्टैंडर्ड नहीं था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने बना दिया। अब इसी न्यूमेरिकल में कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि इसको एनोड ना मान करके इसको कैथोड मान लेगा। भाई ये तो आप पे डिपेंड है, कैथोड मान लेगा। अगर कैथोड मान लोगे तो ये वैल्यू जो तुम्हारी आई है वो वहाँ पर माइनस में आएगी, अर्थात वहाँ पे आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन प्लस में है तो रिडक्शन होगा माइनस। तो रिडक्शन मान लोगे तो रिडक्शन मानने की वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो ये हमारा बन जाएगा कैथोड, और कैथोड में सब कुछ सेम होगा, वैल्यू केवल यहाँ पे बदल जाएगी। ये आप इस लिख सकते हो, इससे लगा सकते हो, नहीं तो आप लोगों को मैंने बताया था ई आपका 1/2 H2 और ये ऑक्सीडेशन हुआ, दिस से चेंज इनटू ई यहाँ पे H प्लस ½ H2, ये आंसर हुआ। यानी ऑक्सीडेशन वाला अगर पॉजिटिव में है तो रिडक्शन वाला नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको इधर करके पूरा न्यूमेरिकल लगाओगे इसी ढंग से तो यहाँ पर माइनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दें और कहें कि भाई आप पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो देखिए एक जनरल इक्वेशन हम आपको डिराइव करके बता रहा हूं। जैसे एनोड मान लिया, ये आपने अननोन सॉल्यूशन ले लिया जिसका AH आयन हमें नहीं पता है, और हमने कहा कि भाई इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आप निकाल के बताओ। एक्सपेरिमेंटली दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया और आपसे कहा कि आप लैब में जाइए, इसका पीएच वैल्यू निकालिए, बताइए सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है बताइए। ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंटली बता देता हूँ कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। ये अननोन सॉल्यूशन है H आयन, इसी में आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसको डाल दिया। यहां पर आपने बना दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। यहां भी बिल्कुल सेम, यहां से भी हाइड्रोजन गैस आप भेज रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, यहां पे हाइड्रोजन गैस भेज रहे हो 1 एटमॉस्फेयर पे। इन दोनों को हमने जोड़ दिया वोल्टमीटर से। ये आपका कौन है? एनोड। ये कौन है? आपका कैथोड। अब ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 होता है हाइड्रोजन का, इसका कुछ होगा, इसका होगा तो इसका निकाल लेते हैं। क्या इसमें रिएक्शन होगी जरा देख लीजिए। यहाँ पर H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये क्या है? एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 1/2 H2 चेंज इनटू H प्लस। यहाँ पर एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन होगी। एनोड है ना, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, 0 से +1 बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो E क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ½ H2 और यहाँ पर H प्लस, दिस चेंज इनटू H0 ½ H2 EH प्लस माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पर E 1/2 H2 और EH आयन, यहाँ पर आपकी ये 0 वैल्यू हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन 0 होता है। 0.059 अपॉन एन की वैल्यू बताइए, यहाँ 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है H आयन,
रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट आपका है PH2 की पावर हाफ। यहाँ रखेंगे तो -0.059 और यहाँ पे लॉग एच आयन कंसंट्रेशन आपको पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पे 1 रखोगे 1 की पावर हाफ तो 1 आएगा। ये हो गया, ये तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई ऑक्सीडेशन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन होता है। देखिए माइनस लॉग एच आयन लिखा है, तो इस माइनस लॉग एच आयन के प्लेस पे हम pH लिख सकते हैं। तो 1/2 H2 pH प्लस दिस इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो 0.059, इसके बाद pH लिख सकते हो। ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास आ गया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास ये है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर? अब पूरे सेल सिस्टम का अगर हम ईएमएफ निकालें तो हमारे पास ई सेल दिस इक्वल टू ई नॉट आरपी कैथोड का माइनस ई नॉट क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, और यहाँ पर आरपी कहाँ का? एनोड का। इसे हटा देते हैं, एनोड का। कैथोड पे कौन है? कैथोड पे तो स्टैंडर्ड है, तो नॉट वाला है, वो तो 0 होगा माइनस। एनोड पे ये आपने निकाला, कौन लिखा? ऑक्सीडेशन वाला। लेना क्या चाहिए? रिडक्शन वाला, तो इसका हम साइन बदल देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी है, तो ये बदल देंगे तो 0 पॉइंट आपके पास आ गया। बोलिए कितना? -0.059 pH, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई सेल दिस इक्वल टू 0.059 pH हो गया, या pH इक्वल टू हो गया यहाँ पर ई सेल अपॉन 0.059। ये देखिए आपके पास ये फार्मूला आपका निकल आया, ये फार्मूला निकल आया। यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन पढ़ लीजिए, देख लीजिए कितना आया पोटेंशियोमीटर में। जो पोटेंशियोमीटर में आया आप यहाँ पे रख करके इससे डिवाइड कर दीजिए, इस सोल्यूशन का pH निकल आया। एक्सपेरिमेंटली pH आपने निकाल लिया। जो ये सिस्टम आप कंप्लीट करोगे, कुछ नहीं करना है, ये तो कैलकुलेशन और डिराइव करके मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको क्या करना है, जो सोल्यूशन है इसमें आप ये सिस्टम को जोड़िए, डिफ्लेक्शन आ जाए। जो यहाँ वोल्ट मीटर में आए यहाँ पे रख करके इससे डिवाइड कर दीजिए, इस सोल्यूशन का pH वैल्यू निकल आया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने आपको pH दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ दिया, आपसे ये भी कह सकता है कि बड़ा लंबा क्वेश्चन बना सकता है कि एक सोल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाला गया, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के बाद उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ईएमएफ आया, वो इतने वोल्ट आया, तो उस अननोन सोल्यूशन का जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है नॉन स्टैंडर्ड, उसका pH वैल्यू क्या होगा। बड़ी लंबी थ्योरी बना करके बड़ा लंबा क्वेश्चन बना दिया। लेकिन क्वेश्चन जेईई में तो ऐसे करते हैं, बड़े लंबे क्वेश्चन, उसका आंसर बिल्कुल छोटा सा। तो आप जो है उस पूरे को पढ़ा, पूरी कहानी बताएंगे, इसके बाद जो डिफ्लेक्शन आया उसमें इससे डिवाइड कर दो, आपको pH वैल्यू फटाक से निकल आया। क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको एनोड, अगर हम इसको कैथोड बना लेते हैं, उधर कर लेते हैं, इसको इधर मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है नेगेटिव फार्मूला में आ जाता, फार्मूला में नेगेटिव आ जाता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी बात क्लियर हो गई कि ये हमारे पास pH इक्वल टू लॉग। अब जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, बड़ी लंबी तरीके से सॉल्व करके, अब क्या हो जाएगा बताइए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, ई सेल दिस इक्वल टू pH और इंटू 0.059। अब pH कितना था? 10 था इसके पीछे वाले सवाल में, और 0.059 मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.59। ये आप एक लाइन में आपका आंसर हो गया। जो अभी क्वेश्चन लगवाया था इसके पहले, यही आंसर आपने निकाला था। देखिए आंसर आपका एक लाइन में निकल करके आ गया। तो इस फार्मूले को मैंने आपको डिराइव करके समझाया। आप चाहे ना तो इसको पढ़ लेना, और नहीं तो आप उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन, उस ढंग से आप इसको लगा सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप जिस मेथड से चाहें वैसे लगा लीजिए। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचा है, लास्ट है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कि किसी मेटल का
हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले तो 2-3 बातें हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए कि वी never find absolute electrode potential of single electrode। हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपने कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कहा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, बताओ कैसे निकालोगे? जो पोटेंशियल डब्लो वहाँ प्रोड्यूस होगा कैसे निकालोगे? उसको तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी से हाइड्रोजन से कनेक्ट करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने 0 एज्यूम किया है। तो जो पोटेंशियोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो कॉपर का हम मान लेंगे, यानी हाइड्रोजन के कंपेयर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपेयर में निकालते हैं। और कोई सिंगल इलेक्ट्रोड हमारे सामने है तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट, वी फाइंड, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सी जान गए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे हमने बोला डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। आपको जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो मान लिया हमने जिंक इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, जैसे जिंक का निकालना है तो यहां जिंक की रॉड डाल दिया, कौन सा सोल्यूशन भर दिया बोलो, यहां पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन भर दिया। ये तो काम कर लोगे। इसका कंसंट्रेशन 1 m ले लिया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या 298। इसके बाद यहां पर हमने लिया क्या, हाइड्रोजन। इसको चाहे तो एनोड बनाओ चाहे कैथोड बनाओ, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसको कैथोड एनोड कुछ भी बना सकते हो। जब इसको बना सकते हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये भी बन जाएगा। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाल दिया, ये देखिए प्लेट हो गई, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे एट 1 एटमॉस्फेयर पे, और इन दोनों को ऐसे पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर से जोड़ दिया। ये काम किया। यहाँ पे 1 m है, ये आपका प्लेटिनम वायर है, सब आप जानते हो। ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास जैकेट भी बोल सकते हो, 1 m सोल्यूशन। ये तुम्हारा एनोड होगा और ये आपका होगा कैथोड। ये कंडीशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, सेल रिएक्शन। ये सिस्टम आप कंप्लीट कर दीजिए, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा सिस्टम करने के बाद। तो एट एनोड पे क्या हुआ, एट सेल रिएक्शन में एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो Zn(S) बदल जाएगा Zn+2 = 1 m, क्योंकि 1 m सोल्यूशन लिया है।
यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से एट कैथोड की कहानी बताई। तो कैथोड में कौन है, हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका रिडक्शन होगा तो 2H+ एक्वस यहाँ 1M, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा H2। ये हो गया यहाँ पे बताओ रिडक्शन हो गया। रिएक्शन को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहाँ Zn(S) और +2H आयन एक्वस 1M, और इसके बाद दिस चेंज इनटू Zn+2 एक्वस और यहाँ पर H2, ये सेल रिएक्शन हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ओवरऑल नेट EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, तो E0 सेल क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो E0 RP कौन सा, कैथोड का होना चाहिए, -E0 RP किसका होना चाहिए, एनोड का। E0 सेल, ये बताइए RP कैथोड, कैथोड कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लिख सकते हैं रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन चलो ले लिया, कैथोड -E0 रिडक्शन होना चाहिए, हो तो ऑक्सीडेशन रहा है लेकिन रिडक्शन वाली वैल्यू हमें लिखना होगा। बताइए E0 सेल, ये तो $0 हो गया, यहाँ पे -E0 सेल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एनोड पे था, ये 0 हो गया। तो इस तरीके से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब जिंक का निकालेंगे तो -E सेल आ जाएगा। E सेल का मतलब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर हमें देखना होगा। यहाँ पे जब देखोगे डिफ्लेक्शन, तो जानते हो जिंक के लिए क्या होता है, जिंक के लिए जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वो -0.76 आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, जो आप यहाँ देखेंगे वो 0.76 होगा, यही जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए जिंक का अगर हम कैथोड बना लेते, यहाँ एनोड बनाया है, इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आती, फिर वहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू हम निकालते उस तरीके से बात करते। तो एक बात याद करिए, ये चीज़ मान लीजिए आपको अगर ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, हम लोग यहाँ पर कर लेंगे E0 जिंक दिस इक्वल टू माइनस यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये होता है। अब ये वैल्यू आपने निकाली है माइनस में, तो यहाँ माइनस, तो इसकी जब निकालोगे तो प्लस में आ जाएगी, यानी ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन निकालोगे तो आपका जो है उसका साइन बदल जाएगा। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है, उस इलेक्ट्रोड को जिसे कॉपर का निकालना है तो यहाँ कॉपर की रॉड डाल दो और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर दो, और इसको जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दो, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से जोड़ दो, और जोड़ने के बाद देख लो यहाँ डिफ्लेक्शन जो आ जाए, फिर क्या होगा, यह आपका एनोड का काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा। हाफ से रिएक्शन लिख लो, ये फार्मूला फिट कर लो, फिर इसके बाद कैथोड वहाँ पे 0 हो गया, यहाँ रिडक्शन, इसका रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी मेटल का निकालना हो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, चाहे आप एनोड बना लो चाहे आप कैथोड बना लो, और उसके हिसाब से आपको निकाल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो बड़ा ही काम का था, एक तो किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू निकालते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी भी मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप निकाल सकते हो। आपके बुक में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी है जिसमें
उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे वैल्यू लिखी गई है। वो वैल्यू कहाँ से आई, वो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई और डिटरमाइन करके उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना दिया गया है। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिए कहाँ से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरीके से कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घर में निकाल लेना। जैसे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर की रॉड डालेंगे, ऐसे कॉपर की, यहाँ पे कॉपर सल्फेट भर देंगे, ठीक। अब ये हमारा एनोड हो गया, ये हो गया क्या, एनोड। इस तरीके से इसकी बात करेंगे। सेल रिएक्शन लिखेंगे, हाफ सेल रिएक्शन, फिर सेल रिएक्शन, फिर ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पे दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और निकाल करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला वीडियो नंबर हमारा 7 जो आएगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका यूज है, और ये सारी बातें आपको वीडियो नंबर 7 में मिलेगी। ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।